इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, पूरे भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अगर ऊपर वाले हिस्से को देखा जाए, तो हिमालय है। क्या है? हिमालय। हिमालय के नीचे वाला बेल्ट जो है विशाल मैदान कहलाता है। विशाल। और भारत में सबसे अधिक अगर कोई भूमि है तो भारत का विशाल मैदान ही है। विशाल मैदान के बाद अगर हम राजस्थान में अरावली पर्वत को छोड़ दें तो उसके पश्चिम में अरावली पर्वत के राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से सिरोही जिला से लेकर के जयपुर से होते हुए अगर सीधी एक बाउंड्री बीच में खींच दी जाए तो ये अरावली है। क्या है? अरावली, जो पूरे दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। अरावली। अरावली के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में जो क्षेत्र या जो भूमि पाई जाती है उसे हम कहते हैं मरुभूमि या मरुस्थलीय भूमि। मरुभूमि या मरुस्थलीय भूमि। इसी अरावली के विंध्याचल के नीचे वाली जो बेल्ट है उसे हम दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? और कुछ तटीय क्षेत्र हैं जिसे हम तटवर्तीय क्षेत्र कहते हैं। तटवर्तीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में अगर क्या बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए, तो इसका विस्तार लगभग 10.87% के आसपास है। और अगर पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो 18.6%, यानी 3 महत्वपूर्ण भूमियों का विस्तार है। सबसे अधिक विशाल मैदान और उसके बाद आता है पठारी क्षेत्र। भारत में कई प्रकार के पठार हैं। आपने दक्कन का पठार पढ़ा होगा, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है? और विशाल मैदान। अब थोड़ा सा हम राज्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य कवर होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। तो अगर आप देखेंगे तो पहला राज्य आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, समझ में आ रहा है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये सारे बेल्ट जो हैं वो किसके भाग हैं? पर्वतीय क्षेत्र के भाग हैं। पर्वतीय क्षेत्र के भाग हैं। अब विशाल मैदान के राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो आप ध्यान से देखेंगे तो पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, तत्पश्चात आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की कुछ भूमि आती है। पठारी क्षेत्र की बात के राज्यों को अगर आप देखना चाहेंगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ आएंगे। आपका क्या बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार जिसे आप कहते हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। तटवर्ती राज्यों की बात की जाएगी तो 9 राज्य आते हैं तटवर्ती राज्यों में। गुजरात आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आफ्टर देन जो है उड़ीसा पड़ेगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। और इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपने पढ़ा था गुजरात। कौन सा है? और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है, क्या है? गोवा। वो क्या है? गोवा। चलिए अब ये देख लेते हैं, 2 प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसका विस्तार कितने भागों में किया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 2 आधार पर किया जाता है। पहला उनके भौगोलिक स्वरूप पे, दूसरा क्षेत्रीय नाम के अनुसार। तो जब अगर भौगोलिक स्वरूप की बात की जाएगी तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से विस्तृत है। पहले वाले ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? उसके नीचे वाला हिस्सा लंबा सा जो है वो है बृहद हिमालय। इसी बेल्ट में माउंट एवरेस्ट भी आता है। ठीक है। दूसरा है बृहद हिमालय। उसके निचला वाला जो हिस्सा का जो विस्तार है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय। इस बृहद हिमालय का ज़्यादातर विस्तार नेपाल में ही आप देखेंगे। उसके बाद ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक, यानी जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे बृहद हिमालय आता है, उसके नीचे लघु हिमालय आता है और उसके नीचे सबसे नीचे क्या आता है? शिवालिक। यानी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का निचला वाला जो हिस्सा है उसे हम शिवालिक कहते हैं। मध्य से थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा लघु हिमालय कहलाता है।
उसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम बृहद हिमालय कहते हैं, और ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर का ऊपरी वाला हिस्सा। समझ में आ रही बात है? अब ये जो प्रश्न पूछता है इन दोनों के बीच में कैसे पता चलेगा कि ये दो पर्वतों के बीच में अब ये अंतर आ चुका है, तो इनके बीच में फाल्ट है या फिर एक रेखा है, जिसे हम भूगोल की भाषा में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो फाल्ट है उसे हम बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? यानी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो वास्तविक रेखा से दिखती है उसे हम बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? दूसरा, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो डिफरेंस है या फिर जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय है, तो ये बिल्कुल अलग ही है। बातें समझ में आ रही है? ये हो गया भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमालय का विस्तार। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का क्षेत्रीय विस्तार। तो देखिएगा, अब क्षेत्र के अनुसार हिमालय पूरे के पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके असम तक है। तो सबसे पहले इसका विस्तार प्रारंभ होता है पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इधर ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और केटू यानी गार्डविन आस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय में पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। अगला आता है करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी में ही जाफरान की खेती होती है और यह सबसे महंगा जाफरान क्या बोलते हैं, केसर जो है वो सबसे महंगा बिकने वाला क्या है? एक समझ लीजिए फूल के ऊपर का पुंकेसर होता है, ठीक है, बहुत महंगा होता है, कई लाखों में बिकता है। यह है बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल और जास्कर जैसी पहाड़ियाँ आती हैं। जास्कर में क्या आता है? फोडुला, और लद्दाख में और पीर पंजाल में बनिहाल और बृहद हिमालय में जोजिला। इसके बाद अगर कश्मीर हिमालय की बात ही की जाए तो कश्मीर हिमालय में दो प्रकार की झीलें मौजूद हैं। पहला, अगर मीठे पानी की झील बोला जाए तो डल और वुलर उसका एग्जाम्पल है, और खारे पानी की झील बोला जाए तो पागांग और बोलिए सोमगिरी। तो ये हैं दो महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें। और यही नहीं, लैंड के अंदर भी अंदर सांभर झील जो राजस्थान में पाई जाती है, आपने देखा ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर खारे पानी की झीलें नहीं मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। और आपको पता ही है सबसे ज़्यादा झीलें खारे पानी वाली वही होती हैं जो जैसे इनके जल में बहाव नहीं होता, सब इकट्ठा होता है। नहीं क्या बोलते हैं, आने का स्थान होता है, जाने का नहीं होता। अरे रुक जाओ, खारे पानी झील चलिए अभी नाम याद आएगा तो बताया जाएगा। पर अभी मैं क्या बता रहा था, हिमालय का क्षेत्रीय नाम या फिर क्षेत्र के आधार पे, विस्तार के आधार पे इसका नाम। तो पहले आता है पंजाब हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज के बीच में, ठीक है, यानी ऊपर हिमालय वाला बेल्ट देखेंगे तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज के बीच के विस्तार क्या है जो है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय के पश्चात आता है कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का विस्तार के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कुमायूं। और काली और ताप्ती के बीच में, तीस्ता नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। यह सबसे लंबा नेपाल हिमालय, यह लगभग 800 किलोमीटर के आसपास विस्तृत यह क्षेत्र है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। कहाँ से? काली से
प्रश्न पूछा जाता है काली नदी विवाद या फिर तीस्ता नदी जल विवाद या फिर काली नदी जल विवाद, ये दोनों किनके किनके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल और क्या बोलते हैं, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं? असम। क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय कहते हैं। अब दक्षिण भारत में कुछ विस्तार देख लेते हैं। ये तटवर्ती क्षेत्र दिख रहा होगा आपको। जो पश्चिम में तट है उसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर तक विस्तृत है, यानी 1200 मीटर तक ऊंचाई है। किसकी? पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट को हम सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। अब ये देखिएगा, हमारे पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर है। जो पूर्वी तट है वो उसकी ढलान है। जैसे कभी नदी में, समुद्र में देखे हैं, पानी आता है अपने से जाता है, बोलिए, और कभी ऐसे देखे हैं पानी ऐसे आ रहा है ऐसे गिर जा रहा है, बोलो, कटा फटा हिस्सा। तो कटा फटा हिस्सा वाला ये है। यहाँ पे ऊंचाई है और नीचे समुद्र है, यहाँ पे ढलान जैसा है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही है, कुछ जगह कम ऊंचाई है, ठीक है। औसतन ऊंचाई जो है वो लगभग 1000 से 1200 मीटर के बीच में है। इसीलिए अब बताओ, ऊंचाई से पानी गिरेगा तो क्या बनाएगा? सेंचुरी, क्या बोलते हैं, जैसे इधर की जो नदियां होती हैं वो कैसे, जब नदियों जो सागरों में मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? क्यों? क्योंकि समतल भूमि है, पानी का जो बहाव है वो फैल करके समुद्र में मिलता है। जबकि जब ऊंचाई से गिरेंगी तो क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? समझ में आ रही बात है? तो जैसे नर्मदा और ताप्ती, वो बिल्कुल ऐसे उनका जल बहाव होगा। जबकि कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना, ये सब, जमुना मतलब जमुना वाली जमुना, मेघना वाली, ठीक है, वो सब कैसे महानदी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। किधर? पूर्वी तट पर। तो याद रखिएगा, हमारे जितने भी डेल्टा हैं वो सब के सब पूर्वी तट पे हैं। पश्चिम तट पे एक भी डेल्टा नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का तट है उसकी ऊंचाई क्या है? ना के बराबर है। अगला, इसी पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। इस पूरे सह्याद्री को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक गोवा से 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है। कितनी डिग्री अक्षांशीय रेखा? 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा पूरे के पूरे सह्याद्री को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कालसू बाई, जो लगभग 1664 मीटर के आसपास है। और दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई लगभग 1892 मीटर या फिर 1900 मीटर। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछ दे दोनों यानी उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप बोलेंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो आप बताएंगे कालसू बाई। कौन सी? कालसू बाई। आपसे पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग कौन करता है, तो आप कहेंगे 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 16 डिग्री जो किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से? गोवा। कहाँ से? गोवा से। अब अगर आपसे पूछा जाए ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती हैं, तो आप कहेंगे अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ की, किसकी पहाड़ी है? मैकाल की। किसकी? मैकाल की। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है, सोन निकलती है पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, और नर्मदा नदी निकलती है पश्चिम की तरफ। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से भारत में एक ठो और है अमरकंटक, क्या है, महाबलेश्वर। क्या जी? महाबलेश्वर से भी 5 नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, कोयना, गायत्री और वेन्ना। कृष्णा, सावित्री, कोयना, गायत्री और वेन्ना। इसमें कृष्णा को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं तटों के बारे में बताने जा रहा हूँ।
देखिएगा, भारत के तटों, भारत के तटों के नाम अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला आता है गुजरात, यहाँ कन्या कुमारी, यहाँ आता है ये केरल है, और यहाँ आता है मंगलुरु। मैं अंदर लिख रहा हूँ, मंगलुरु एक बंदरगाह है, किसका? कर्नाटक का। कहाँ का? यहीं पर टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ था। इसी मंगलुरु के युद्ध की वजह से टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक शासक होने का तमगा मिलता है। ठीक है, यहीं पर इन्होंने काफ़ी हिंदुओं की हत्या की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। क्योंकि आपको पता होगा वहाँ का कृष्णदेव जो है, इनके पिताजी जो थे हैदर अली, वो सेनापति हुआ करते थे कृष्णदेव के, और उनकी मतलब किसी तरीके से हत्या कर करके हैदर अली क्या किया था? गद्दी प्राप्त किया था। और उसी का लड़का कौन था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान का विद्रोह कौन कर रहे थे? वहाँ के जो पुराने निवासी थे, क्योंकि वो अपना किंग किसको माना करते थे? कृष्णदेव, या फिर कृष्णदेवराय नहीं, वो वहाँ पे यादव कुल का पुराना वंश था। ठीक है, वो उनको माना करते थे। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसीलिए अब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे व्यापारी। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब बदला कहिए, या फिर खुन्नस कहिए, या फिर लूट कहिए, किसने किया था? टीपू सुल्तान। तो इसीलिए काफ़ी आप देखेंगे जब टीपू सुल्तान का बर्थडे होता है तो बंगलुरु में, चाहे कर्नाटक में, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक बीजेपी वाले राजनीति करने लगते हैं, कांग्रेस वाले अपना अलग राजनीति करने लगते हैं। चलिए अभी हम इसके ऊपर देखते हैं, मंगलुरु से लेकर के गोवा तक। कहाँ तक? गोवा तक। अब चलिए इन सबका नाम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिएगा, ये कृष्णा नदी, और ये है गोदावरी। आप कहेंगे सर कावेरी भी तो है। मैं कहूँ उसको छोड़िए, अब क्या है? गोदावरी। क्या है? गोदावरी, कृष्णा, और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। चलिए अब देखते हैं। ये तो काठियावाड़ प्रायद्वीप समझ में नहीं आ रहा होगा। बोलो, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई, और एक यूरोपीय नाविक जिसका वास्को डी गामा नाम था। क्या नाम था? वास्को डी गामा नाम था। कहाँ आया? और कोलंबस कहाँ गया था? वो अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, कहाँ आया वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पर, मालाबार तट के, और जमहूरी शासक ने उसका क्या किया था? वेलकम किया था। तो ये देखिए, ये कालीकट बंदरगाह है कहाँ? तो कालीकट बंदरगाह ये है, लेकिन ये किस तट पर पड़ता है? आप कहेंगे मालाबार तट पे पड़ता है। तो मालाबार तट का विस्तार देखते हैं। मालाबार तट का विस्तार है मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। फिर उसके बाद आता है कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट फिर से बता रहा हूँ, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के बीच को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच के तट को हम लोग बोलते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। गोदावरी नदी से ऊपर वाले हिस्से को पूरे के पूरे, ये पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक के पूरे बेल्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। गोवा से मंगलुरु के बीच के तट को हम लोग बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट। और गोवा से ऊपर एक तट पाया जाता है कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। समझ में आ रही बात है? तो देखिए, हमारे पुराने अगर तटों के नाम अगर आपसे देखा जाए तो, यानी महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और ये काठियावाड़ आपको पता है ये गुजरात में क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। और इधर नीचे वाले को सौराष्ट्र बोलते हैं, इसको काठियावाड़ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो देखते हैं काठियावाड़ तट, केंद्रा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार। तो सबका नाम अगर लिखने के लिए बोला जाए तो कोंकण, दूसरा केनरा, तीसरा कोरोमंडल, सॉरी मालाबार, मालाबार। ये 3 तट कैसे हो गए, आप बोलेंगे पश्चिमी तट हो गए। कैसे हो गए, पश्चिमी तट हो गए। और 3 तट किधर हो गए, पूर्वी तट। कौन कौन से, पहला देखिएगा, पहला नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, पहला कोरोमंडल, कोरोमंडल, दूसरा गोलकुंडा और तीसरा उत्तरी सरकार। तो ये हो गए तटों के नाम। अभी हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, भारत की प्रमुख नदियां, वो अगले वीडियो में। ठीक है, और कुछ छूट नहीं ना, 1 मिनट सर। हाँ देखिए, इसी बीच में मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर आपसे पूछा जाए, ये दक्षिण पूछता भी है ब्लैक पर्वतों के बारे में, तो मैकाल का अमरकंटक भी क्या है, ब्लैक पर्वत है। बात समझ में आ रही है। नीलगिरी भी कैसा पर्वत है, ब्लैक पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की अनामुदय चोटी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। याद रखिएगा, अनामुदय, अन्नामलाई श्रेणी की या पहाड़ी की, पर्वत की, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनामुदय। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका विस्तार कहाँ तक है, आप बोलेंगे कि सर जी सबसे लास्ट वाला जो छोर है कन्याकुमारी के आसपास वाला, वहां तक विस्तार है किसका, कार्डिमम का। किसका, कार्डिमम की पहाड़ियों का, या फिर इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। आप बताओ, मसालों का स्टेट किसे कहते हैं, केरल। मसालों का स्टेट किसे कहते हैं, अच्छा मसाले होते यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर जी यहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है, समझ आ रहा है। तो ये देखिए, ये नीलगिरी को ब्लैक पर्वत कहते हैं, नीलगिरी क्या कहते हैं, और नीलगिरी का रेलवे स्टेशन, समझ में आ रहा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बात समझ आ रही है। अब चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदय, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। तो फिर से ऐसे याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदय जो अन्नामलाई का पार्ट है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। प्रश्न पूछे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे कार्डिमम। कौन है, कार्डिमम। इसी को इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं। अब ये देखिएगा, पश्चिमी घाट में हमने देखा, पश्चिमी घाट का एक नाम और है जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका विस्तार ताप्ती से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। समझ में आ रही बात है, सिर्फ यहाँ फोकस करिए, ताप्ती से कन्याकुमारी, ताप्ती से इसके बीच में एक तो रेखा है 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा, गोवा से होकर के गुजरती है, जो पूरे के पूरे सह्याद्री को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसू और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कालसू बाई सबसे ऊंची उत्तरी सह्याद्री की है और कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो कुद्रेमुख है। क्या है, कुद्रेमुख है। ठीक है, अब अगली क्लास में नदियों के बारे में पढ़ा जाएगा।